हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजिबल ऑरा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2023 के जीव विज्ञान का पेपर यानी कि बायोलॉजी का पेपर, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर का पेपर। तो इस पेपर के थ्रू हम समझने वाले हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, और साथ ही हम समझने वाले हैं इस पूरे पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है। तो हमारा देखो, पहले जब भी हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो पहले हमें निर्देश कुछ दिए होते हैं, जैसे कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को यानी कि आप लोगों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। वो किस लिए? ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और ये समझो कि कौन से पार्ट है पेपर में, लघु, अति लघु, दीर्घ, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बढ़िया तरह से आ रहे हैं। जो सबसे अच्छी तरह से आ रहा हो उसको पहले लिखना शुरू कीजिएगा। ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है शुरू कर दिया, शुरू से यहाँ से बहुविकल्पी शुरू कर दिया, तो ये काम नहीं करना, गलती से भी मत करना। जो क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट आपको अच्छे से आ रहा है तो उसको आप लिखना शुरू करना। क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए, सिर्फ इतना है। आप क्वेश्चन उतारने के पीछे बिल्कुल भी मत भागिएगा, टाइम चला जाएगा आपका, फिर बाद में परेशान होगे कि टाइम भी चला गया और पेपर भी नहीं कंप्लीट हो पाया। आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं अगर बच्चे क्वेश्चन उतारते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मत उतारना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना, डायरेक्ट उसका सोल्यूशन लिखना। जैसे कि हम यहाँ पर बताएंगे आपको, यहाँ पर देखो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है ये बताया। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि रेखा चित्र द्वारा कीजिए। ठीक है, नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए, यानी कि आपको जो भी क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है, इसमें फिगर ड्रॉ करना, चार्ट बनाना तो कंपलसरी है, जाहिर सी बात है आएगा, और आएगा तो प्रॉपर तैयार करना। इंपॉर्टेंट डायग्राम भी ऑलरेडी हमने बता रखा है बेटा, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देखना है, फिर डायरेक्ट चैनल पर जाकर देखना। कैसे भी जितने भी डायग्राम है इंपॉर्टेंट वाले वो सारे आपको तैयार करने होंगे, क्योंकि डायग्राम तो पूछना है और साथ ही नेमिंग के साथ बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इस तरह से पूछेंगे, सिर्फ आपको डायग्राम ही बनाना रहेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे पूछेंगे डायग्राम के साथ आप उसको डिफाइन करो पूरा। ठीक है, तो आपको आधा नंबर मिलेगा अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, और जो क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम पर रहेगा उसका तो पूरा नंबर चला जाएगा। इसलिए डायग्राम भी जरूरी है आपके बायोलॉजी के पेपर में, तो सारे डायग्राम को प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी से, फटाफट से, टाइम बहुत कम है इसलिए कह रहे हैं डायग्राम पर भी ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही याद करने पर पूरा फोकस मत करो, डायग्राम के साथ अगर आप आंसर याद करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाओगे। उसी तरह प्रत्येक प्रश्न पर जो निर्धारित अंक है वो आपको मतलब प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, तो वो आपको देखना होगा। देखो, तो क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेंड करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा अब देखते हैं। तो देखो, पहला हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न। अगर मान लो आप बहुविकल्पी कर रहे हो, आपको सारा आ रहा है, तो आप किस तरह से करोगे? आप डालोगे प्रश्न, पहले लिखोगे ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, उसके बाद आप डालोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नीचे डालोगे क। ठीक है, क का बस डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, इस तरह से क्वेश्चन पूरा नहीं उतारोगे। अगर इसका आंसर O2 है, CO2 है, SO2 है, कोई भी एक है तो उसको आप डायरेक्ट सामने लिख दोगे। और सेकंड आप डालोगे ख के सामने उसका आंसर लिखोगे, ग डालोगे, ग के सामने उसका आंसर लिखोगे। दैट्स इट। इस तरह से आपको नीचे नीचे लिखना। ठीक है, जैसे क यहाँ लिखा तो ख उसके नीचे, ग उसके नीचे, इस तरह से लिखना, साइड में मत लिखना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस के कारण होता है? आटे में उभार किस गैस के कारण होता है? तो ऑप्शन है आपका O2, CO2, SO2, NO2। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारे आटे में उभार आता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा CO2। इससे आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। और एक चीज और बता दें, हम ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी आप तैयार करोगे तो आपको हमेशा ही कम लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है जो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हैं सिर्फ वही पूछे, सिलेबस से रिलेटेड और भी बारी चीजें पूछ सकती हैं जो शायद आपने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपको जितना मिले आप उतना प्रैक्टिस करो, फिर भी काफी हद तक आपका तैयार हो सकता है। कुछ चीजें हैं कि मतलब चांसेस होती हैं ज्यादा आने की, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपके कुछ वीडियोस में बता रखी है। आगे भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप को और भी सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाले। हर चैप्टर से आपको हम 20-25 क्वेश्चन अटेंड कराएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके आने की संभावना ज्यादा है।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आगे देखो इसी तरह से नेक्स्ट पूछा है कि किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, यानी कि मिशेल्सन एंड स्टॉल का नाम सुना होगा आपने। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, आपने हर्शे और चेस का नाम सुना होगा। बीडल एंड टेंडम, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल जो है उनका वो पूछता है, और उसका जो मतलब संरचना है डीएनए की वो सारा पूछता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका जानते रहना। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इस बात की पुष्टि किसने की है? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। तो हर्शे और चेस ने बताया है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि की है। निष्कर्ष क्या निकला है, किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। इनफैक्ट इसी एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं इसी तरह से। तो देखो नेक्स्ट पूछा है कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, यानी कि जो ग्रास की फैमिली है उसमें बीज पत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है प्रशल्क, प्रांकुर, चोल, परिभ्रूण, पोष, प्रक्षुप्ति। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए हैं, क्योंकि जब भी हम इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में या फिर हम बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्कूटेलम, वही उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कूटेलम किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ बच्चों को नहीं याद रहता, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो इंग्लिश नहीं जान पाते अच्छे से, जो इंग्लिश जानते हैं वो हिंदी नहीं जान पाते। इसीलिए क्वेश्चन पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों दिया रहता है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है कि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इंग्लिश में जाकर देख लो, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में जाके देख लो। 99% चांसेस है कि आपका वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, हिंदी में दिया हो, इंग्लिश में दिया हो, आपको जैसे आंसर आता है आप वैसे लिखो। ठीक है, आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम से हो तो अगर आप हिंदी में लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रशल्क, यानी कि स्कूटेलम। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश वाले वर्जन में आए तो यहाँ पर देखो हमारे ऑप्शन में दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर देखो दे रखा है, देखो ये सी वाला क्वेश्चन के ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है ना स्कूटेलम। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बढ़िया तरह से पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा। हमारे देखो यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रोमोसोमी यानी कि गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है कौन सा है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांता, फेनिलकेटोनुरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोमी गुणसूत्री पूछा है, तो गुणसूत्री का हमने 3 विकार के बारे में पढ़ा है, एक तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये आपके 3 इस बार सिलेबस में, वैसे तो और भी सारे हैं लेकिन आपको 3 ही यही पढ़ना है, जिसमें से हमको ऑप्शन देगा टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम हीमोफीलिया और वर्णांता की बात करें, फेनिलकेटोनुरिया के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हीमोफीलिया और वर्णांता की बात करें तो ये बेटा जेनेटिक डिजीज है, जैसा कि आपको पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही पता होगा, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको कैसे पता होगा। ठीक है, तो अभी नहीं पता है तो भी हम बता रहे हैं, ये जो हीमोफीलिया है, वर्णांता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये जीन के थ्रू होता है। और लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम है वो क्रोमोसोम, मतलब किसी भी जोड़े क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो हमें इस तरह के विकार, इस तरह के सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको अभी तक जो हमने बताया वो बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। अब लगातार हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री केशर यानी कि जायांग का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि आपके स्टिग्मा की बात किया है तो उसका नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाकर नेमिंग करनी है, दैट्स इट। जितना पूछा जाए सिर्फ आपको उतना आंसर देना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो पूछा है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है बेटा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा हमें आंसर को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर लिख कर नहीं बता सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉपी पेन साथ में रखिएगा, जिससे कि हम बताते चले और आप नोट डाउन करते चले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछा कि नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम, तो आपको सिर्फ 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर बैसिलस और राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो पूछा है विषम युग्मकता क्या है, यानी कि 2 अलग अलग तरह के युग्मक, जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं ह्यूमन। तो वहां पर क्या होता है, फीमेल का XX होता है और जो मेल होता है उसका XY होता है क्रोमोसोम। ठीक है,
तो जो क्रोमोसोम है जो अलग अलग है वही है विषम युग्मकता, ठीक है। विषम युग्मी क्रोमोसोम की बात यहाँ पर किया है। इस तरह से आपको आंसर को बढ़िया तरह से बताना होगा कि दो अलग अलग जो क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अलग मेल के अलग, आपको यही चीजें करके वहां पर अच्छी तरह से डिफाइन करना होगा आपके आंसर को। नेक्स्ट पूछा है जल वैद्युत कण संचलन यानी कि जल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस की बात किया गया है। तो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के बारे में आप बताओगे कि यह एक तकनीक है जिससे हम डीएनए को उसके आकार या फिर हम कह सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग कैसे भी हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराकर एनोड और कैथोड एक तरफ लगा करके। ज्यादा नहीं बताना इसमें, बस इतना कह देना कि यह एक ऐसा तकनीक है जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए को उसके आकार के, उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पृथक करते हैं, अलग करते हैं। सिर्फ आप इतना बता दोगे तो इनफ है, क्योंकि सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। इसके अलावा देखो यहाँ पर पूछा गया है कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, क्योंकि अब देखो बायोटेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, मे बी आपसे जल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछ ले, तो इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मे बी आपके लॉन्ग में पूछे तो आप उसका बढ़िया तरह से आंसर दे सके, इसलिए हमने वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा है कि एक अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। यहाँ पर सिर्फ एक पूछा गया है, फिर भी आप कुछ नाम जानते रहो, जैसे कि आप बीटी कॉटन कह सकते हो, बीटी फसलें कोई सी भी, और उसके अलावा आप बोल सकते हो कि गोल्डन राइस, ठीक है। इस तरह से आप ये दो हमने नाम बता दिए, आप कोई सा भी एक लिख देना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी तरह पूछा गया कि हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें तो अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके टोटल 10 नंबर के पूछते हैं, ठीक है, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो पहला पूछा गया कि जैव विविधता की क्षति के 2 मुख्य कारण बताइए। तो जैव विविधता को क्षति किस प्रकार पहुंचती है, इसके 2 कारण आपको बताने हैं। तो हम यहाँ पर 2-3 कारण आपको बता सकते हैं। हम यहाँ पर 2-3 कारण आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं हमारे जैव विविधता के क्षति पहुंचने के। तो यहाँ पर आप कारण के साथ उसमें थोड़ा सा चीजें ऐड कर सकते हैं, तो हम वो बताते चलते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं आवासीय क्षति, ठीक है। तो जानवरों को आवास की कमी हो रही है रहने के लिए, आपको पता ही है कि हम उष्णकटिबंधीय यानी कि हम वर्षा वनों की कटाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जानवरों को दिक्कत हो रही है, जगह जगह उसको काट करके घर बना दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हम जो सुटेबल माहौल है उसको हम हटा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आवासीय क्षति हम कह सकते हैं यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं अतिदोहन। अतिदोहन में देखो क्या होता है कि मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या की यहाँ पर बात की जाती है। अतिदोहन का मतलब है जब मानव इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वो रहने के लिए अपना घर बना रहा है और भी बाकी सारी चीजें, तो जब कोई भी एक पर्टिकुलर जाति की प्रजाति की जब जनसंख्या बढ़ेगी तो किसी दूसरी जाति को हानि होगी, तो ठीक है। तो ये एक कारण हुआ अतिदोहन हमारे जैव विविधता की क्षति का। तो ये रहा एक कारण हमारे जैव विविधता की क्षति का। और हम तीसरा बता सकते हैं कि विदेशी जातियों का आगमन। क्या होता है कि हम कई बार किसी स्पेसिफिक जंगल में कहीं दूसरे जंगल से कहीं दूसरी जगह से जानवरों को ला करके यहाँ पे रखते हैं, और कई बार भूले भटके भी आ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक तो वो कहीं और के रहने वाले, उनके अकॉर्डिंग वो माहौल नहीं रहता, या फिर मतलब मान लो अगर वो इस माहौल को एडजस्ट करते भी हैं तो वहां के जो जानवर है उन्हें परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि जो उन्हें कंफर्टेबली रहने नहीं देती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है और उनकी जातियां कम होने लगती है, मौत होने लगती है उनकी, और फिर एक समय के बाद वो विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं हमारे जैव विविधता की क्षति के, ठीक है। आगे देखते हैं इसी तरह से। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट, परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो परजीवी जंतु बेटा क्या है, परजीवी का मतलब है जो कि दूसरों पर आधारित होते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो कि दूसरों पर आधारित होते हैं, मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कह सकते हैं, परजीवी। जैसे कि जोक हम कह सकते हैं, अमीबा कह सकते हैं, फीता कृमि कह सकते हैं। ये सारे क्या है, अपने जीवन यापन के लिए दूसरे के ऊपर आधारित रहते हैं। इस तरह से आप बता सकते हो कि परजीवी जंतु क्या है, उनके उदाहरण भी हमने बता दिए। इसके अलावा देखो पूछा है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के नाम बताइए। सूक्ष्म जीवों से आप बता सकते हो एसिडिक एसिड, जिससे हमारे खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं, बहुत दिनों तक रख दो खाद्य पदार्थ कोई भी खट्टा हो जाता है, तो
वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है, जिससे कि एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, जिसके कारण वो खट्टा हो जाता है। सेकंड हम कह सकते हैं लैक्टिक एसिड, जिससे हम जो दूध में पाया जाता है, दही जमाते हैं जिससे, तो वो भी क्या है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव से प्राप्त अम्ल है, ठीक है। इस तरह से आप 2 एग्जाम्पल आपने दे सकते हो। आगे देखते हैं, इसी तरह से पूछा कि परागकण क्या है बेटा, इसका नामांकित चित्र बनाइए। परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में पूछा है, तो पॉलन ग्रेन के क्या है ये आप बताओगे और उसके साथ साथ इसका नामांकित चित्र बनाओगे। इस क्वेश्चन के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आपसे स्टिग्मा और एंथर दोनों के बारे में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आप परागकण क्या है उसका नामांकित चित्र बनाओगे, ठीक है। आगे देखो, पूछा है अनुलेखन इकाई के 2 मुख्य भागों के नाम। इससे क्वेश्चन बनता है आपका, इससे फिगर के साथ भी लॉन्ग में पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है तो हम इसको इसी तरह से आंसर देंगे कि अनुलेखन इकाई के 2 मुख्य भागों के नाम। अनुलेखन इकाई के वैसे तो 3 भाग होते हैं, 2 मुख्य भागों के नाम यहाँ पर कौन से। देखो यहाँ पर 2 मुख्य भाग पूछा है तो हम 2 ही बताते हैं। देखो पहला तो होता है अनुलेखन का मुख्य भाग होता है उन्नयन, जिसके कारण क्या होती है, जो हमारी अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बंधता है, मतलब वहां पर बॉन्डिंग का काम होता है और ये क्या होती है, प्रोसेस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। और देखो हम तीनों बता दे रहे हैं, आप 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो दूसरा हमारा हो जाता है बेटा, उसको हम कहते हैं संरचनात्मक जीन, ठीक है। वो क्या करता है, जो mRNA के लिए कूट लेखन करता है, ठीक है ना। तो mRNA के लिए कूट लेखन की प्रक्रिया कौन करता है, संरचनात्मक जीन करता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा समापन, जहां पर क्या होता है, अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये रहे आपके 3 मुख्य भाग, जिसमें से आप 2 लिखोगे, ठीक है, 2 आप लिख सकते हो। तो यहाँ से बेटा आपके टोटल 10 नंबर फिक्स होने हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है। आगे देखते हैं उसी तरह लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे टोटल 36 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछता है। 36 नंबर आप गेन कर सकते हैं अगर आपने उसको पूरा किया, ठीक है। देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो ये रहा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखो बेटा, तो देखो यहाँ बेटा पूछा है कि बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको एक किसी बीज की संरचना को पता होना चाहिए, चाहे आप एप्पल का ले लीजिए, सेब का, कोई सा भी एक बीज आप उठा लीजिए और उसकी संरचना का बढ़िया तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से बनता है, और उसकी नेमिंग भी आपको करनी आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि बीज क्या है। बीज एक परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूण और खाद्य जो भंडार है उसका संग्रह होता है, और ये मतलब कवर होते हैं आवरणों से। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ेंगी, ज्यादा नहीं डिटेल। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है क्योंकि लघु है, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग तो लिखना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो आप अगर मतलब बीज क्या है आप ये बता दोगे और उसके बाद उसकी संरचना बनाकर उसकी नेमिंग करके उसकी जो संरचना में जो आप नेमिंग की है उसके पार्ट का सिर्फ कार्य लिख दोगे, उतना ही काफी है, शब्द सीमा नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम निम्नलिखित। देखो यहाँ पर पूछा है खंड निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। देखो आपसे सहभोजिता और अंतर जातीय परजीविता के बारे में पूछा गया है। बेटा ये सारी चीजें हम क्लास 6 से ही पढ़ते आते हैं कि परजीविता क्या है, सहजीविता क्या है, ठीक है, मृतोपजीवी के बारे में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं। तो वही चीजें आपसे पूछी गई है, तो बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान से समझिएगा कि सहभोजिता क्या है। अगर हम सहभोजिता की बात करें तो हम कह सकते हैं 2 जीवों या फिर हम कह सकते हैं जातियों में ऐसा सहजीवन होता है, मतलब सहजीवन यानी कि एक दूसरे पर आधारित होना। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जानवर होता है वो दूसरे के ऊपर आधारित होता है पूरी तरह से। पहला क्या होता है, वो अपने जीवन यापन के लिए दूसरे के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। और जो दूसरा जानवर होता है उसको पहले से न कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है, ठीक है। इस तरह के सहजीवन को हम सहभोजिता कहते हैं, जहां पर क्या होता है एक जीव को दूसरे जीव से लाभ होता है और दूसरे जीव को पहले जीव से न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं शार्क और रेमोरा मछली होती है एक। तो वहां पर क्या होती है, देखो शार्क के साथ रोमेरा मछलियों को देखा जाता है कि वो कई बार शार्क के साथ रहती हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ चलती हैं, जैसे वो तैरते हैं वैसे वो भी तैरती हैं। लेकिन जब उन्हें खाने की जरूरत होती है तो वो खुद शिकार नहीं करती, साथ में किसके रहती है, शार्क के साथ रहती है। लेकिन जब शार्क किसी जानवर का शिकार करता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वो खाना वो पसंद करती है, मतलब उसी को खा लेती है, उसी के साथ रहती है, मतलब उसको मिल रहा है सारी चीजें। तो रोमेरा मछली का फायदा हो रहा है लेकिन शार्क का न तो नुकसान है न तो फायदा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो
जीवन यापन होता है, सहजीवन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। आगे देखो पूछा है हमारा अंतरजातीय परजीविता। अंतरजातीय परजीविता की बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक जीव को दूसरे जीव से हानि होती है, लेकिन दूसरे जीव को पहले से न तो हानि होती है न तो फायदा होता है। ऐसे में क्या होता है, अंतरजातीय परजीविता कहलाता है। जैसे मान लो कोई जानवर है, वो घास चर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, घास को चरते वक्त उसको कुचल भी रहा है, ठीक है, अपने पैरों तले कुचलता भी जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, मतलब उसके पैरों तले कुचलने से, या फिर हम ही लोग चल रहे हैं तो पैरों तले अगर हम घास को कुचल रहे हैं, ना तो उसमें मेरा फायदा है तो न तो नुकसान है। अगर घास रास्ते में ना आए तो हम उसको ना कुचल के चले, ठीक है, लेकिन घास का तो नुकसान हो रहा है ना भाई, उसको दिक्कत हो रही है, उसको हम लोग कुचल रहे हैं, उसकी जाति प्रजाति को दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन हमें ना फायदा हो रहा है ना लाभ हो रहा है, ना हमें फायदा हो रहा है ना हमारा कोई नुकसान हो रहा है। रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ चलने से मतलब है, ठीक है। तो हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल नहीं भी देंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं पूछा है, सिर्फ यही पूछा है, तो आप बताओगे यहाँ पर एक जंतु को दूसरे जंतु से हानि होती है और दूसरे जंतु को पहले जंतु से न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से दे सकते हो। आगे देखते हैं मेंडल कौन थे, उनके वंशागति नियमों के नाम लिखे। तो मेंडल के बारे में बताएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसके अलावा आप बताओगे लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट मींस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड आप बताओगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इस तरह से आपको सारा बताना पड़ेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर पूछा है सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं। तो ये पूछा गया है बेटा सहज प्रतिरक्षा देखो क्या होता है कि वो प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, किसी भी शिशु को या फिर हमें जन्म से प्राप्त होती है, माँ के जन्म से ही, मतलब जब हम पैदा होते हैं उससे पहले ही हमें जो प्रतिरक्षा, जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके रोध आपको सारे बताने पड़ेंगे, जैसे कि आपका पहला है शारीरिक रोध, ठीक है ना, जो आपके जो शरीर है वो बहुत सारी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन एंड ऑल, ठीक है। उसके अलावा देखो कायिक रोध आप बताओगे, ठीक है। कायिक रोध यानी कि जैसे कि स्लाइम है, ये सारी चीजें क्या है, हमें प्रोटेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी बैक्टीरिया से, वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि हम हमारे अंदर वो जल्दी से आसानी से इंसर्ट ना कर सके, जल्दी और आसानी से वो इंटर ना कर सके। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके अलावा देखो आपसे कोशिकीय रोध बताता है, और थर्ड आपका देखो होता है कोशिकीय रोध, जो कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको साइटोकाइन रोध आपका फोर्थ है। इस तरह से हमें सारे रोधों के बारे में बताना है, कौन कौन से है, तो 4 है, शारीरिक, कायिक, कोशिकिक और साइटोकाइन, ठीक है। इस तरह से आपको सारे बताने हैं। और सहज प्रतिरक्षा क्या है ये भी बताना है, यानी कि जो जन्म से प्राप्त प्रतिरक्षा है उसको हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे देखो हमारा पूछा है कि न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी है मेंडल के ऊपर, लगभग इसमें से हमने लगभग क्वेश्चंस को ऑलरेडी बता लिया है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर हमने विद सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोसोम की बात करें तो इस पर भी बढ़िया तरह से बताया कि न्यूक्लियोसोम का जो सचित्र वर्णन है, न्यूक्लियोसोम को बनाना है, उसके साथ साथ उसके जो कार्य है उसको समझाना है वो किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। और आगे है फाइलेरियासिस क्या है, इस रोग के कारणों एवं लक्षणों को बताइए। इस रोग के आपको कारण बताने हैं, किस कारण होता है, उसके जो लक्षण हैं इसको बताने। रोग से बहुत कम क्वेश्चन पूछता था, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। रोग प्रतिरोधक के बारे में पूछा है आपसे, इसके बारे में पूछा है। आगे है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा कीजिए। प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहा है यहाँ पर, तो डीएनए खंडों के तोड़ने का जो काम करता है, डीएनए खंडों को तोड़ने जोड़ने का जो भी काम करता है, आपको ये बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करके बताना है। आगे उसी तरह से है बायो रिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। बताया जहां पर हमने इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात की थी, वहां पर हमने बताया था कि आपको बायो रिएक्टर तैयार करना है, बायो रिएक्टर को आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका चित्र और उसका वर्णन वो किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका, इस देखो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं, उसी तरह से देखो हमारा पूछा है कि पराग कोश
उसके अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। आपको परागकोश का जो काट है उस पर नामांकित चित्र बनाना है, उसको उसकी नेमिंग करके उसके बारे में लिखना है। और थैलेसीमिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो यहाँ पर थैलेसीमिया के बारे में पूछ लिया, मीन्स आपके रोग से प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो किण्वित पेय पदार्थ के बारे में आप बताओगे, जैसे कि आपका ये वाइन है, शैंपेन है, ये सब क्या है, ये सब किण्वित पेय पदार्थ ही तो है। मतलब फर्मेंटेड फ्रूट से ही तो ये सारे वाइन बनते हैं। जो लोग पीना ज्यादा पसंद करते हैं ज्यादातर ठंडे प्रदेश में लोग, वहाँ मतलब जिस फ्रूट से बनता है उस शैंपेन उसके वाइन के आगे, उस शैंपेन वाइन के आगे उसका नाम, जैसे एप्पल वाइन है, ठीक है, ऐसे इस तरह से उस शैंपेन वाइन के आगे उस फ्रूट का नाम ऐड करके दिया जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि हाँ ये इस फ्रूट का फर्मेंटेड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्तन ग्रंथि का नामांकित जो काट है आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हमने डायग्राम की स्टडी में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं आपको। जो मेमरी ग्लैंड है आपकी, यानी कि स्तन ग्रंथि है, उसके बारे में पूछता है। विथ फिगर आपको सचित्र वर्णन करने को आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो पूछा है आरेखी नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है ये, तो यानी कि आपसे ये पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से देखते हैं अपने दीर्घ के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो दीर्घ में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो बेटा अगर हम दीर्घ की यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इससे टोटल आपके 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और लिंग संलग्न, देखो टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि लिंग संलग्न वंशागति क्या है, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। लिंग संलग्न वंशागति के बारे में हमने बताया है, पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा हर्षे एवं चेस का प्रयोग, मतलब अथवा करके दिया है, हर्षे और चेस का प्रयोग लिख सकते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला, ये चीजें बतानी है, इन दोनों में से एक करना होगा। ये चीज अच्छी है कि विस्तृत में आपको ऑप्शन देता है कि हाँ ये करो या तो ये करो, दोनों में से जो भी एक आ रहा है आप कर दो। ठीक है, देखो सेकंड हमारा पूछा गया है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है विस्तार में समझाइए। तो आप यहाँ पर बताओगे दो तरह की होती है ना। पहला तो हमने यहाँ पर पीछे बताया सहज प्रतिरक्षा, यानी कि जो जन्म से प्राप्त होती है। सेकंड होता है बेटा हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा, जो कि हम क्या जन्म के बाद प्राप्त करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने फूड से। ठीक है, न्यूट्रिशन जो हम बाहर से लेते हैं, जो सोर्स होते हैं उसके थ्रू प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। इसके बारे में आपको बताना है और विस्तार में समझाना है कि किस तरह से इसको हम लेते हैं, किस तरह से ये हमें मिलती है जन्म से, ये सारी चीजें आपको बतानी है। आगे है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये चैप्टर ये है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, ये आपको बढ़िया तरह से बताना है। यहाँ पर भी देखो दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं या फिर बताना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ठीक है, इस तरह से देखो आगे पूछा आपसे नेक्स्ट, अनुकूलन किसे कहते हैं। पौधों व जंतुओं में विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अनुकूलनों के बारे में आपको अच्छी तरह से बताना है, पौधों और जंतुओं दोनों में ही। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर अथवा करके पूछा गया कि जैव विविधता से आपका क्या तात्पर्य है। स्वस्थानों एवं बाह्य स्थानों के संरक्षण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विस्तृत में ऑप्शन रहेगा बेटा, तो आपके पास ऑप्शन है तो यानी कि बहुत अच्छी बात है कि आप चाहे पहला लिखो चाहे दूसरा लिखो, जो आपको बेहतर आता है आप उसको लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि हिंदी में लिखा होता है तो वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, जनरली मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है कि कुछ वर्ड हम हिंदी में नहीं समझ पाते थे, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इंग्लिश वर्जन भी यहाँ दिया रहता है, आप उसको जाकर देख लो, वर्ड क्या होंगे डिफाइन हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपका मन, आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ देखो बायोलॉजी में ना बहुत ज्यादातर टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो कुछ चीजें इंग्लिश में ही बताते हैं। ठीक है, तो उसका हिंदी फॉर्म हमें पता नहीं होता और उसको क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं आता क्वेश्चन पेपर में कि भाई ये पूछा क्या गया है। तो उसका सही तरीका है आप इंग्लिश वर्जन में जाकर चेक कर लो कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बेटा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 2024 के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा के रखा है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और बात रही ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो यू डोंट टेक स्ट्रेस, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी से सारा रिविजन करो, टाइम बहुत कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।